हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें भी हम पहले साइंस पढ़ते हैं। साइंस होती क्या है? अब तक आपने 10th में साइंस पढ़ी है, लेकिन वो साइंस और 11th-12th की जो साइंस है उसमें काफ़ी डिफरेंस लगेगा आपको आगे आगे। तो साइंस होती है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से जो हम स्टडी करते हैं, विच आर ऑब्टेन बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट रीजनिंग, जो कि एक अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया जाता है उसके बेस पे हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम फिजिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। कि नेचर और नेचुरल लॉ से संबंधित जो हम स्टडी करते हैं उसको हम फिजिक्स के अंदर काउंट करते हैं। फिजिक्स के अंदर हमारी डे टू डे डेली लाइफ्स जो भी काम करते हैं वो फिजिक्स के अंदर आते हैं काफ़ी। जैसे आपने देखा होगा, अपने हेयर कोम करते हैं तो उस पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। जो भी मतलब लगभग सारी एक्टिविटी होती है उसे हम फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साइंटिफिक मेथड्स ये क्या होते हैं कि मतलब साइंटिस्ट ने जो हमसे जो फॉर्मूले दिए वो किस प्रकार से दिए। स्टेप्स यूज बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग फिजिक्स, मतलब उन्होंने किस तरह से पढ़ी और किस तरह से एलोबरेट करी उस चीज़ को हमारे पास। तो वो स्टेप्स है। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है कंट्रोल एक्सपीरियंस। तो ये दोनों रिलेटेड ही आपस में। पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट्स तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, रिपीट किए उनको बार बार। जो भी एरर आ रहा था उसको करेक्ट करने की कोशिश की, उससे ऑब्जर्वेशन प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने रीजनिंग, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उससे जो क्वांटिटी मतलब मात्रा में, क्वालिटी जो गुण थे वो उससे निकाले। मैथमेटिक्स मॉडलिंग, फिर जो भी मतलब फिजिक्स को थ्योरेटिकल पार्ट्स में तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कोशिश की कि इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, जैसे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। अच्छा, यहाँ से V इक्वल टू IR होता है। तो इस तरह से उन्होंने फॉर्मूला देने की कोशिश की कि इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शन करी कि इससे और क्या क्या किया जा सकता है, और कौन कौन से नेचर के लॉ हैं या फिर कौन कौन से लॉज है जहाँ पर इनको अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन किया। फॉर्मूला से लगा लीजिए, यदि ये स्टेप सारे फुलफिल हो जाती है तो हमारे पास एक लॉ बन जाता है। या फिर हम इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ने फिजिक्स की स्टडी की। फिजिक्स को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। 5 में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर क्या आता है? मैकेनिज्म के अंदर स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम रुके हुए की बात करते हैं। डायनेमिक्स मतलब गतिशील, जो चलता रहता है उसके बारे में काम करते हैं। डायनेमिक्स इसका कोज पढ़ते हैं हम किस तरह से, तो ये हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम टेम्परेचर, हीट से रिलेटेड बात करते हैं, उसके लॉज के बारे में बात करते हैं। ये दोनों हमारे 11th में ही। ये आता है हमारा 12th का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे हम कंप्लीट 11th-12th में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स हमारे 11th में भी है और 12th में भी है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनको हम देखते हैं। ये हमारे 12th में है। तो इस तरह से ये हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं। इस तरह से 5 में डिवाइड किया गया है इनको। उनके भी सब पार्ट है। इस तरह से हम सिस्टमेटिक तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, या फिर हम इनको क्विस्ट भी कहते हैं। क्या क्या किया जाता है इनमें, देखते हैं। जो फिजिक्स में लॉज बहुत सारे होते हैं, उनको याद कर पाना, पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो हम उसे कोशिश करते हैं कि कम से कम लॉ बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे मतलब जो भी हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। जैसे कि एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नेचुरल फिनोमिना कैन बी एक्सप्रेस बाय मिनिमम नंबर ऑफ लॉज, की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को हम कम से कम लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि
जो अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, मून मूव करता है अराउंड द अर्थ, कोई जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, तो उन सबको हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सारे फिनोमिना को एक से करते हैं, इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। दूसरा होता है रिडक्शन। इसमें हम जो लॉज होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, मतलब कम से कम लॉज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन मिल सके, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। अब ये आप पढ़ेंगे 11th में, तब आपको अच्छे समझ आएगी। इसमें हम टेम्परेचर, यू होता है पोटेंशियल नहीं, ये होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये भी आप पढ़ेंगे। काफ़ी बड़े टॉपिक होते हैं, यहाँ पर बताने लगेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर, हीट, एंट्रोपी, ये भी हीट की एक फॉर्म कह सकते हैं आप। इस तरह से हम एक में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, इस तरह से लो को रिड्यूस करते हैं। तो प्रिंसिपल थ्रस्ट आ गए समझ में। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जो स्कोप कह सकते हैं हम उसे, एक तरह से रेंज, कि कितनी दूर तक वो स्प्रेड हुआ है। जैसे कि रेंज जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से एक सागर कह सकते हैं हम फिजिक्स को, जिसमें जैसे फिजिक्स हमारे डे टू डे लाइफ से लेकर अंतरिक्ष तक हम जाते हैं, तो उसमें फिजिक्स का काफ़ी यूज होता है। तो इसका जो रेंज है, स्कोप है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका। और एक्साइटमेंट क्या कह सकते हैं हम, एवरी डिस्कवरी इन साइंस दैट मेक्स आवर लाइफ एंटरटेनिंग एंड ईजी इज एक्साइटमेंट। कोई भी डिस्कवरी साइंस की जो हमारी लाइफ को एंटरटेनिंग बनाए और उसे आसान बनाए, तो उसको हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में ये रोल नहीं है, फिजिक्स का केमिस्ट्री में भी रोल है, मैथ में, इनके साथ मतलब इसका रिलेशन है, बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में, सिस्मियोलॉजी में। इस तरह से हम इसके यूज पढ़ते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में हम एक्सरे के बारे में बात करते हैं या फिर डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें फिजिक्स का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलस होता है, कैलकुलस से हम फिजिक्स को पूरी पढ़ते हैं। न्यूटन ने कैलकुलस दिया, जिससे हमें इसे पढ़ना भी आसान हुआ। इसी तरह से बायोलॉजी में जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं, उससे हम सेल्स को देखते हैं जैसे, तो उसमें भी लेंस वगैरह काम आते हैं, वो भी फिजिक्स का है। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष में जाते हैं हम, तो उसमें फिजिक्स का यूज होता है। जियोलॉजी, इस तरह से फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, सिस्मियोलॉजी, मेट्रोमोलॉजी, इससे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक, इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, मतलब ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप 9th में पढ़ कर आए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, एफ बराबर क्या होता है, Gm/r²। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन ने दिया था। ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर तक काम करता है। एक होता है शॉर्ट रेंज की, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा फील्ड है इसका, बहुत दूर तक काम करता है। एक वीकेस्ट फोर्स है। वीक कैसे, मतलब कोई भी दो पर्सन खड़े, एक यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, अट्रैक्शन है तो ये इसके पास आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, एक वीक फोर्स है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको आप डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन ये चार्ज जैसे कि इसमें होता है कूलाम लॉ, वो क्या होता है, F=K Q1 Q2/r²। तो वो होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक रिपल्सन फोर्स, दोनों इसमें होते हैं। इसकी भी एक लॉन्ग रेंज होती है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जो मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, काफ़ी दूर तक इसे लगाया जा सकता है। एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये होता है तब वीक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻²5, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, 10⁻²5 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, तो ये 10⁻²5 टाइम्स उससे स्ट्रोंगर है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये होता है, ये लगता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स,
मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स के भी अंदर, विद इन मतलब उनके भी अंदर, जैसे एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिना, मतलब बीटा डीके में मेनली इसका काम होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे अभी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि बीटा डीके में इसका काम होता है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स थे, ये शॉर्ट रेंज है, मतलब बहुत कम दूर तक लगता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो तो बिल्कुल कंजेस्टेड जगह में होते हैं, बहुत छोटी रेंज होती है उनकी, तो उसी में लगते हैं ये, एक है बहुत छोटी डिस्टेंस के अंदर। ये 10 के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, 10 के पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर होते हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी न्यूक्लियॉन्स में लगता है, लेकिन ये बिटवीन लगता है। ये न्यूक्लियॉन्स के अंदर लगता था, ये न्यूक्लियॉन्स में लगता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उनमें लगता है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। किस कारण से होते हैं? ये इसी फोर्स के कारण से होते हैं। प्रोटॉन्स आर हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू दिस फोर्स ओनली। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लेकिन स्ट्रोंगेस्ट होता है। ये नेचर के अंदर जितने भी फोर्स है उनमें सबसे स्ट्रोंग फोर्स है। ये 10 की पावर 38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये स्ट्रोंगेस्ट, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो अब हम इसका रेशियो देखते सकते हैं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो वो 10 की पावर 25 है, वो 10 की पावर 36 है, वो 10 की पावर 38 है, 10 की पावर 38। ठीक है, यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, इसको आप 11th में पढ़ेंगे अभी। वो 10 की पावर 25 टाइम्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। 4 कंजर्वेशन के लॉ दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो आपने पढ़ा भी होगा, P=mv। इस वाले मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तीसरा है चार्ज के बारे में। चौथा है एंगुलर मोमेंटम, ये आप पढ़ेंगे अभी रोटेशनल मोशन के अंदर 7th चैप्टर में। तो ये 4 कंजर्वेशन के लॉ है, बस 4 ये, इन्हें हम देख सकते हैं।